माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए बीपीएससी 114 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप लोग अगर न्यू हैं तो आप लोग नहीं जानते होंगे कि मेरे चैनल से जो बच्चे देखते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वो कितने सफल होते हैं। और यहाँ मैं जो भी क्वेश्चन सजेस्ट करता हूँ यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है मन में। पुराने वीडियो चेक कर लीजिए और पहले का पोस्ट चेक कर लीजिए, जून 25 में प्रिपरेशन गया वो भी चेक कर लीजिए, देन आपको बिलीव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये कोर्ट का एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं और जिसे 4 पेज में आपको लिखना होता है, ये समझ गया। और एक टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक दो टिप्पणी आपको बनाने होंगे, 20 मार्क्स हो जाएंगे। एक टिप्पणी नहीं, 2 टिप्पणी को बनाने, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे 2 क्वेश्चन बनाने होंगे आपको, ये ध्यान रखना। ये बात ध्यान रखना। चैनल न्यू हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आपको करके जाना है और वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो ये वीडियो ज्यादा दूर तक जाता है, ज्यादा आगे बढ़ता है और वीडियो जल्दी से वायरल होता है। वीडियो को लाइक भी जरूर करना। चलिए हम टाइम वेस्टिंग करते स्टार्ट करते हैं। और ये कोर्ट का आपका जो टाइटल है स्टूडेंट्स, कोर्ट का जो टाइटल है वो है भारतीय राजनीतिक विचार। भारतीय का क्या, राजनीतिक, भारत का। अब देखो, हम लोग भारत के पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे और उसी से रिलेटेड क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते समझते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है दिसंबर 25 वाले स्टूडेंट जो अभी देने वाले हैं और जून 26 में जो देंगे, आप दोनों के लिए क्या है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान में रखना ये बात। चलिए, सबसे पहला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए क्या है कि भारतीय राजनीतिक विचारों, भारतीय राजनीतिक पॉलिटिकल जो थॉट्स, तो इनके विचारों की क्या उत्पत्ति पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो ध्यान सुनिए, आप एयरपोर्ट्स, ब्लूटूथ, इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं और शांत जगह में बैठकर सुने ध्यान से, ताकि आपको याद अच्छा आसानी से हो जाए। तो भारतीय राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति बहुत प्राचीन काल से मानी जाती है। इसका आधार वैदिक साहित्य, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, महाभारत, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में मिलता है। तो ये भारतीय राजनीति का विचार कहाँ से उत्पत्ति हुआ, विचारों का, प्राचीन काल से, ये ध्यान रखना। तो भाई याद रखना, आपके जो बुक में दिया गया है ये प्राचीन काल से ही इसको लेकर मतलब मिला के विचार किया गया है, ठीक है। तो प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक विचार धर्म और नैतिकता पर क्या कर आधारित था, है ना। शुरू स्टार्टिंग में क्या था, पहले का जो राजनीतिक था वो किस पर था भाई, विचार धर्म और नैतिकता, मतलब कि सच्चे, और धर्म पर नैतिकता मतलब कि सच्चाई पर आधारित थे। पहले लोग क्या थे, जो ये करते थे, राजनीतिक करते थे, यानी पॉलिटिक्स जो चलते थे, तो ये नेता लोग इस तरह का अभी के नेता की तरह नहीं होते थे, है ना, भ्रष्टाचारी। पहले के लोग क्या करते थे, धर्म की बात करते थे और नैतिकता की बात करते थे, सच्चाई की बात करते थे, भलाई की बात करते थे, जिसमें राजा का मुख्य दायित्व प्रजा का पालन, प्रजा पालन, है ना। प्रजा पालन मतलब, प्रजा का पालन मतलब समझ तो, जो भी जनता है, गांव समाज के लोग हैं, उनका कल्याण करना, ये प्रजा पालन, न्याय और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना माना गया। लेकिन ऋग्वेद में सभा और समिति जैसे जनतांत्रिक संस्थानों का उल्लेख मिलता है, जो दर्शाता है कि प्राचीन भारत में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया मौजूद थी। बाद में कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण आधार बना। इसमें राज्य, दंड नीति, प्रशासन, कूटनीति और युद्ध नीति का वैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है। महाभारत में विदुर नीति और शांति पर्व में राजधर्म की स्पष्ट व्याख्या की गई है। मध्यकाल में फिर विभिन्न धार्मिक परंपराओं, बौद्ध, जैन, इस्लाम ने राजनीतिक विचारों को क्या किया, प्रभावित किया। आधुनिक काल में राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, गांधी, टैगोर, नेहरू, लोहिया, आधुनिक काल की बात हो रही है, लोहिया आदि ने स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार और लोकतंत्र की अवधारणाओं को विकसित किया। भारतीय राजनीतिक विचार का आध्यात्मिकता, नैतिकता, सामाजिक न्याय और मानवता पर क्या है, आधारित एक लंबी परंपरा का एक क्या है, परिणाम है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, अब समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है,
परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए स्वामी विवेकानंद के प्रयासों की क्या कीजिए चर्चा। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय परंपरा को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण क्या किया भूमिका निभाया। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपराओं, वेदांत दर्शन और योग को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया। विवेकानंद का मानना था कि भारतीय संस्कृति मूलतः आध्यात्मिक है और इसकी शक्ति आत्मबल, सेवा और मानवता में क्या है निहित है। उन्होंने देशवासियों में आत्मविश्वास जगाया और कहा कि हमें अपने जड़ों पर गर्व करना चाहिए। देखिए खास करके आप पता होना कि ये जो है आपका ये जो आपको पता है ना विवेकानंद मोटिवेशन बहुत ही मोटिवेट किया। आज भी इसके जो मोटिवेशन जो थाउट है आज भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव उत्थान है। उन्होंने जाति भेद और सामाजिक संकीर्णता का विरोध किया और कहा कि धर्म का सच्चा अर्थ मानव सेवा है। धर्म का सच्चा अर्थ क्या है? मानव सेवा है ना? किसने कहा? विवेकानंद ने कहा। 1893 में शिकागो धर्म संसद में अपने भाषण द्वारा उन्होंने विश्व में भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की श्रेष्ठता को क्या किया? स्थापित किया। विवेकानंद विवेकानंद शिक्षा को आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक दोनों रूपों में महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने युवा पीढ़ी को मजबूत, चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ बनने का संदेश दिया। उनके प्रयासों ने भारतीय समाज में अलग आत्मगौरव, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जागरण को बढ़ावा दिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय परंपरा को आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित व पुनर्स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है स्टूडेंट्स। देखिए महात्मा गांधी के स्वराज की परिकल्पना पर टिप्पणी कीजिए। तो महात्मा गांधी के किस पर? स्वराज का। तो चलिए समझते हैं। तो महात्मा गांधी के स्वराज की परिकल्पना केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी बल्कि यह आत्मनिर्भरता, अनैतिकता और आत्मनियंत्रण पर आधारित एक विचार था। गांधी मानते थे कि सच्चा स्वराज तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और नैतिक अनुशासन अपनाए। स्वराज्य मतलब कि अपना राज्य, और सच्चा स्वराज्य की बात करें वो तब हो सकता है जब व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को अपनाए, अहिंसा को अपनाए और नैतिक अनुशासन को अपनाए। राजनीतिक रूप से उनका स्वराज विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक था। वे चाहते थे कि भारत की शासन व्यवस्था जनता की इच्छा और भागीदारी पर आधारित हो। आर्थिक रूप से स्वराज का अर्थ या ग्राम स्वराज, जहां हर गांव स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और विकेंद्रीकृत इकाई के रूप में विकसित हो। उन्होंने खादी, चरखा और ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देकर आर्थिक स्वराज की अवधारणा को मजबूत किया। सामाजिक रूप से स्वराज का उद्देश्य जाति भेद, छुआछूत, नशाखोरी और सामाजिक अन्याय का अंत था। उनके अनुसार स्वराज व्यक्ति के भीतर से शुरू होता है, इसलिए आत्मशुद्धि और आत्मबल आवश्यक शर्त है। इस तरह गांधी का स्वराज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक सभी आयामों को शामिल करने वाली समग्र अवधारणा थी। ईसाई धर्म के विरोध में पंडिता रमाबाई के अनुभवों पर प्रकाश डालिए। पंडिता रमाबाई ने अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव किए जिन्होंने उन्हें ईसाई मिशनरियों और ईसाई धर्म के व्यवहार को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उन्होंने स्वयं ईसाई धर्म स्वीकार किया था, लेकिन पश्चिमी मिशनरी संस्थाओं द्वारा भारतीय महिलाओं के प्रति किए गए व्यवहार ने उन्हें निराश किया। रमाबाई ने देखा कि मिशनरियों में अक्सर जातिगत पूर्वाग्रह, नस्ली भेदभाव और सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना होती थी। वे भारतीय समाज की समस्या को समझने के बजाय अपने धार्मिक विचार थोपने का प्रयास करते थे। विधवा आश्रमों में रहने वाली भारतीय महिलाओं को कठोर अनुशासन, धार्मिक नियमों और मजबूरी में धर्म पालन के लिए बाध्य किया जाता था, जो रमाबाई को अस्वीकार्य लगा। उन्होंने पाया कि ईसाई संस्थाओं में भी महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित थी और शिक्षा तथा निर्णय का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता था।
उनके इन अनुभवों ने उन्हें यह समझने पर मजबूर किया कि केवल धार्मिक परिवर्तन से महिलाओं की स्थिति में स्थिति नहीं सुधर सकती। इसलिए उन्होंने महिलाओं की स्वायत्तता, शिक्षा, आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। इन अनुभवों ने रमाबाई को धार्मिक पाखंड और संस्थागत अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, गांधी के दर्शन की प्रमुख विशेषताओं की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। गांधी दर्शन का सत्य, अहिंसा और मानवता पर आधारित था। उनकी विचारधारा का केंद्र बिंदु था कि सत्य ही जीवन का परम उद्देश्य है और अहिंसा सत्य को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मुद्दा। अहिंसा मतलब कि हम किसी से छल कपट, किसी से घृणा नहीं करते हैं, कि है ना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, तो यही अहिंसा होता है। वे मानते थे कि किसी भी संघर्ष या आंदोलन में हिंसा स्थायी समाधान नहीं। हिंसा क्या नहीं होता, हिंसा हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, हिंसा क्या ही नहीं अस्थायी समाधान नहीं दे सकती। इसलिए सत्याग्रह के माध्यम से शांतिपूर्ण प्रतिरोध किया जाना चाहिए। उनके दर्शन में आत्मनिर्भर और ग्राम स्वराज को महत्वपूर्ण स्थान मिला। वे चाहते थे कि भारत की आर्थिक संरचना गांव पर आधारित हो तथा हर व्यक्ति अपने श्रम से जीवन यापन करे। सामाजिक दृष्टि से गांधी छुआछूत, शराबबंदी, महिला उत्थान और समानता के समर्थक थे। राजनीतिक रूप से गांधी लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण और नैतिक राजनीति पर जोर देते थे। उनका मानना था कि राजनीति नैतिक मूल्यों से संचालित होती है और सत्ता का उद्देश्य केवल जनता की सेवा होना चाहिए। वे धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों पर विचार कीजिए, चर्चा कीजिए। देखिए रविंद्रनाथ के विचार, तो रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद अत्यंत मानवीय और उदार था। वे संकीर्ण, कट्टर और आक्रामक राष्ट्रवाद के आलोचक थे। उनके अनुसार राष्ट्रवाद का अर्थ केवल राजनीतिक शक्ति या प्रभुत्व नहीं, बल्कि मानवता, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। टैगोर का मानना था कि अत्यधिक राष्ट्रभक्ति अक्सर व्यक्ति को हिंसा, संघर्ष और मजबूरी की ओर धकेल देती है। उन्होंने जापान और पश्चिम के आक्रामक राष्ट्रवाद को देखकर चेतावनी दी कि भारत को इस दिशा में नहीं जाना चाहिए। वे मानते थे कि भारत की पहचान इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विविधता में है, जिसे किसी कठोर राष्ट्रवादी अवधारणा में बांधा नहीं जा सकता। वे वे विश्व बंधुत्व के समर्थक थे और कहते थे कि भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए जो मानवता, सह अस्तित्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दे। उनके अनुसार राष्ट्रीय विकास तभी संभव है जब व्यक्ति स्वतंत्र, शिक्षित, नैतिक रूप से क्या हो, मजबूत हो। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स आपका, इस्लामी समुदाय पर इकबाल के जो विचार हैं, इन विचारों को क्या करिए, विश्लेषण कीजिए। इकबाल के विचार इस्लामी समुदाय के पुनर्जागरण और स्वाभिमान पर केंद्रित थे। उनका मानना था कि इस्लाम केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है जो सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक सभी आयामों को जोड़ती है। इकबाल ने मुस्लिम समाज को अपने गौरवशाली इतिहास और ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने का क्या किया, संदेश दिया। वे आत्मचेतना यानी खुदी पर विश्वास जोड़ देते थे, उस जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमता, गरिमा और जिम्मेदारी को पहचानता है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को शिक्षा, विज्ञान और आधुनिकता अपनाने की प्रेरणा दी ताकि वह दुनिया में प्रगतिशील भूमिका को क्या करे से निभा सके। राजनीतिक रूप से इकबाल मानते थे कि मुसलमानों की संस्कृति, इतिहास और सामाजिक जीवन हिंदुओं से भिन्न है, इसलिए उन्हें अपनी पहचान और अधिकारों के संरक्षण के लिए अलग राजनीतिक ढांचा चाहिए। बाद में इसी विचार को पाकिस्तान की अवधारणा से जोड़ा गया। इकबाल का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को आत्मनिर्भर, शिक्षित और जागरूक बनाना था। उनके विचार सामाजिक सुधार, आत्मबल और सांस्कृतिक अस्मिता पर क्या थे, आधारित थे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, पंडिता रमाबाई के नारीवाद के विचार पर चर्चा कीजिए। पंडिता रमाबाई भारतीय नारीवाद की अग्रणी चिंतक थी, है ना। अब एक नारी थी और भारतीय नारीवाद की एक अग्रणी मतलब कि आगे
ना सबसे आगे रहने वाली एक चिंतक थी, भारत के बारे में सोचने वाली। उनके नारीवाद का मूल उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय दिलाना था। पंडिता रमाबाई का क्या था भाई लक्ष्य? उनके उद्देश्य क्या था कि महिलाओं को क्या हो, शिक्षा मिले, स्वतंत्रता हो और सामाजिक न्याय मिले। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त पितृसत्ता, बाल विवाह, विधवा प्रथा और स्त्री अधिकारों के अभाव की कड़ी आलोचना की। रमाबाई का मानना था कि स्त्रियों को केवल घर तक सीमित रखना अन्याय है। स्त्रियों को भी उस खुला रखना चाहिए। स्त्रियों को भी बाहर में जीने का है, मतलब अधिकार है, स्वतंत्रता की अधिकार है। वो भी पुरुष की तरह जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा, विशेषकर विधवाओं और दलित महिलाओं के लिए नारी शिक्षा को अनिवार्य बताया। इसी उद्देश्य से उन्होंने शारदा सदन और मुक्ति मिशन जैसे संस्थाओं की स्थापना की। उनका उनका नारीवाद पश्चिमी प्रभाव से अलग भारतीय सामाजिक वास्तविकताओं पर आधारित था। वे कहती थी कि स्त्री का आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय अत्यंत क्या है, आवश्यक है। धर्म, समाज और परंपरा तीनों में निहित स्त्री विरोधी पक्ष का उन्होंने खुलकर क्या किया, विरोध किया। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, उनका नारीवादी दृष्टिकोण महिलाओं के लिए क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा, सम्मान और समान अधिकारों की क्या करता है, मांग करता है। इस प्रकार रमाबाई भारतीय नारी चेतना की एक प्रमुख वाहक थी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कट्टरपंथी क्या, कट्टरपंथी मानवतावाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। कट्टरपंथी मानवतावाद की अवधारणा एम.एन. राय द्वारा विकसित की गई थी। यह मानव केंद्रित दर्शन है जिसने मनुष्य को तर्क, विज्ञान, स्वतंत्रता और नैतिकता के आधार पर स्वयं अपना मार्ग तय करने की क्षमता वाला माना गया है। राय का मानना था कि धर्म, परंपरा और रूढ़ियां मानव स्वतंत्रता को सीमित करती है, इसलिए मानवतावाद का उद्देश्य इन बंधनों से मुक्ति दिलाना है। कट्टर मानवतावाद व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा और वैज्ञानिक सोच और सामाजिक न्याय की वकालत करता है। यह किसी भी अलौकिक सत्ता या देवी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। राजनीतिक रूप से राय लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण और सक्रिय नागरिकता का समर्थन करते थे। वे मानते थे कि समाज का विकास तभी संभव है जब व्यक्ति स्वतंत्र होकर तर्कपूर्ण निर्णय ले सके। इस अवधारणा में मानव गरिमा सर्वोच्च मूल्य है और हर व्यक्ति को बराबर अवसर, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार कट्टरपंथी मानवतावाद आधुनिक तर्कवादी और मानव केंद्रित विचार प्रणाली है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। टैगोर के महानगरीयतावाद का विश्लेषण कीजिए। ध्यान समझिए, टैगोर का महानगरीयतावाद विश्व बंधुत्व, सांस्कृतिक आदान प्रदान और मानव एकता पर आधारित। उसका मानना था कि किसी भी राष्ट्र या संस्कृति को स्वयं को दुनिया से अलग नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि वैश्विक मानवता से जुड़कर चलना चाहिए। टैगोर संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरोधी थे और कहते थे कि यदि कोई देश केवल अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा रहेगा तो वह मानवता से दूर जाएगा। उनका महानगरीयतावाद विविधता में एकता को स्वीकार करता है। वे मानते हैं कि अलग अलग संस्कृतियां मिलकर मानव अनुभव को समृद्ध बनाती है। उनकी स्थापना विश्व भारती इसी विचार पर आधारित थी, जहां दुनिया भर की कला, संस्कृति और ज्ञान एक साथ मिलकर मानव विकास में योगदान दे। टैगोर का महानगरीय दृष्टिकोण शांति, सहिष्णुता और परस्पर सम्मान पर आधारित था। उनके अनुसार सच्ची प्रगति तभी संभव है जब मनुष्य सीमाओं से ऊपर उठकर सार्वभौमिक मानवता की भावना को स्वीकार करे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 11 है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है मोस्ट क्वेश्चन। हिंदू समाज में जाति और जेंडर के बारे में रमाबाई की आलोचना का क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए। तो पंडिता रमाबाई वाला हम लोगों ने पहले भी देखा, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर पंडिता रमाबाई ने हिंदू समाज में जाति और जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था ने समाज को विभाजित किया है और निम्न जातियों को शिक्षा, सम्मान और अवसरों से वंचित रखा है। विशेषकर महिलाओं की दशा के प्रति वे अत्यंत चिंतित थी। बाल विवाह, विधवा प्रथा, स्त्री शिक्षा का अभाव और पितृसत्तात्मक नियंत्रण को वे स्त्री शोषण का मूल कारण मानती थी। उन्होंने देखा कि उच्च जातियां
उच्च जातियों की जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी थी, सामाजिक बंधनों के कारण स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाती थी। उच्च जातियों की महिलाएं भी ना सामाजिक सामाजिक बंधनों की जो बंधन थे, उनके कारण स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाती थी। रमाबाई ने कहा कि जेंडर और जाति दोनों मिलकर भारतीय महिला को दोहरी बोरिया में बांधते हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और समान अधिकारों को आवश्यक बनाया। रमाबाई की आलोचना रमाबाई की आलोचना केवल भावनात्मक नहीं थी, वे सुधार के लिए संस्थाएं बनाकर व्यवहारिक कदम उठाने में विश्वास रखती थी। उनके विचार भारतीय समाज में जाति और जेंडर न्याय की मांग को मजबूत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है स्टूडेंट्स, विवेकानंद वाला। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विवेकानंद ने भारतीय समाज को किस प्रकार पुनर्जीवित किया? तो देखिए, आपको पता है जैसे कि विवेकानंद मोटिवेशन का काम करता था, प्रेरणा देने का काम करता था। आज भी उनका थॉट हर मनुष्य को, अगर जो मनुष्य इनके बारे में सोचते हैं, इनका विचार सुनते हैं, समझते हैं, उनको प्रेरणा देता, आगे देता है, जुनून देता है। ध्यान समझिए, विवेकानंद ने भारतीय समाज को आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर पुनर्जीवित किया। उन्होंने जनता में आत्मविश्वास जगाया और कहा कि भारत को अपनी आध्यात्मिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने वेदांत और योग की शिक्षाओं को आधुनिक रूप में क्या किया? प्रस्तुत किया। विवेकानंद ने जाति भेद, अंधविश्वास और सामाजिक संकीर्णता का विरोध किया। उन्होंने समाज सेवा को धर्म का मूल बताया और गरीबों, पिछड़ों और तथा महिलाओं के उत्थान पर जोर दिया। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत सेवाओं का कार्य व्यापक रूप से शुरू किया, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया। उनका संदेश था कि युवा मजबूत और चरित्रवान बने और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया, जिससे भारतीय समाज में आत्मगौरव बढ़ा। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको दे रहा हूं टिप्पणी, जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टिप्पणी 10 मार्क्स ही पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें छोटा लिखना है, यानी कि 200 वर्ड्स में लिखना है। तो ये मैं आपको हिंट दिया हूं, ध्यान समझिए। स्वराज पर गांधी की अवधारणा। गांधी के अनुसार स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का नाम नहीं, यह आत्मसम्मान, आत्म अनुशासन और आत्मनिर्भरता पर आधारित एक समग्र अवधारणा है। गांधी जी मानते थे कि सच्चा स्वराज व्यक्ति के भीतर से शुरू होता है, जब वह नैतिकता, सत्य और अहिंसा का पालन करता है। राजनीतिक रूप से स्वराज का अर्थ था ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की सक्रिय भागीदारी हो। आर्थिक रूप से उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी, जहां हर गांव आत्मनिर्भर हो और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले। सामाजिक रूप से स्वराज छुआछूत, सांप्रदायिकता, नशाखोरी और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष था। गांधी चाहते थे कि भारत नैतिकता और मानवता पर आधारित राष्ट्र बने। भारत क्या बने? नैतिकता और मानवता पर आधारित राष्ट्र बने। चलो, अब क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, ये भी टिप्पणी। शिक्षा पर राजा राममोहन राय के क्या विचार थे? तो देखिए, राजा राममोहन राय आधुनिक भारतीय शिक्षा के प्रमुख समर्थक थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज के विकास के लिए वैज्ञानिक, तार्किक और आधुनिक शिक्षा आवश्यक है। वे अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, क्योंकि उन्हें उसके माध्यम से विज्ञान, गणित और आधुनिक विज्ञान भारतीयों तक पहुंच सकता था। उन्होंने संस्कृत प्रधान परंपरागत शिक्षा की आलोचना की और कहा कि यह समाज को अधिक आधुनिक परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं करती। उन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राममोहन राय महिला शिक्षा के समर्थक थे। वे मानते थे कि समाज तभी प्रगति करेगा जब महिलाएं शिक्षित होंगी। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वास, जातिवाद और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ शिक्षा को हथियार के रूप में देखा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, टिप्पणी। उदारवादी सुधारक। उदारवादी आप लोग जानते हैं, जो गरीबों और समाज के हित के बारे में हमेशा सोचते हैं ना। उदारवादी सुधारक वे विचारक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने 19वीं सदी में भारतीय समाज में आधुनिक वैज्ञानिक और तार्किक सोच को बढ़ावा दिया। उनका उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना और एक आधुनिक प्रगतिशील समाज का निर्माण करना था। इनमें राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे आदि प्रमुख थे। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति पाति और स्त्री शोषण जैसी बुराइयों का क्या किया? विरोध किया।
उदारवादी सुधारकों ने अंग्रेजी शिक्षा, प्रिंट मीडिया और आधुनिक ज्ञान का उपयोग समाज में जागरूकता फैलाने के लिए किया। वे धार्मिक सुधार के सभी समर्थक थे। धार्मिक सुधार के भी क्या थे? समर्थक थे और धर्म को भी नैतिकता तथा मानवता से जोड़कर देखना चाहते थे। राजनीतिक रूप से संवैधानिक सुधार, प्रतिनिधि शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उनके प्रयासों से भारतीय समाज में आधुनिकता की नींव पड़ी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, परंपरा पर विवेकानंद के क्या विचार थे, ये आपको बताना है। विवेकानंद ने के अनुसार परंपरा केवल अतीत का पालन करना नहीं बल्कि उसे आधुनिक जीवन के अनुसार ढालना है। वे भारतीय परंपराओं को आध्यात्मिकता, नैतिकता और मानव सेवा से जोड़ते थे। वे कहते थे कि भारत की मूल पहचान वेदांत और सार्वभौमिक मानवता में है। परंपरा का उद्देश्य मनुष्य को मजबूत, निडर और करुणामय बनाना होता है। विवेकानंद अंध परंपरा और रूढ़ियों के विरोधी थे। उनका मानना था कि परंपरा तभी उपयोगी है जब वह समाज में विकास में बाधा न बने। उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा और महिलाओं के उत्थान को परंपरा का वास्तविक रूप बताया। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ना, सभी क्वेश्चन लिया मैंने। धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख क्या थे? प्रवर्तक थे। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म विरोधी नहीं बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान है। वे मानते थे कि राज्य को किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देना चाहिए। राज्य को ये नहीं करना चाहिए कि वो किसी भी अलग अलग धर्म को विशेष, जैसे हिंदू को है तो हिंदू का ही ज्यादा ध्यान दे रहा है, मुस्लिम है तो मुस्लिम को ध्यान, या सिख या ईसाई, किसी एक धर्म को ज्यादा सम्मान ही ना दे बल्कि सभी धर्म को समान सम्मान दे। नेहरू का धर्मनिरपेक्षता का विचार वैज्ञानिक सोच, आधुनिकता और सहिष्णुता पर भी आधारित था। वे चाहते थे कि भारतीय समाज धर्म के आधार पर विभाजित ना हो बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आगे बढ़े। नेहरू का जोर इस बात पर था कि शिक्षा, विज्ञान और तर्क की सहायता से समाज को प्रगतिशील बनाया जाए। उनके अनुसार धर्म व्यक्तिगत अनुभव है जबकि राज की नीतियां सार्वभौमिक और तटस्थ होनी चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 18 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टिप्पणी वाला। समाजवादी लोकतंत्र पर लोहिया के विचार। तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना लोहिया के विचार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी लोकतंत्र के समर्थक थे। उनका मानना था कि समाजवाद और लोकतंत्र दोनों का समन्वय ही न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकता है। लोहिया सामाजिक असमानताओं और जाति व्यवस्था, आर्थिक शोषण को भारत की प्रमुख समस्याएं मानते थे। वे विकेंद्रीकृत शासन, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते थे। उनके अनुसार समाजवादी लोकतंत्र का यह लक्ष्य यह है कि हर व्यक्ति को समान अवसर, शिक्षा, रोजगार और सम्मान मिले। वे पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के पक्षधर थे। लोहिया जाति समस्या को समाप्त कर समान समाज बनाने के लिए संघर्षरत रहे। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एम.एन. राय का विश्लेषण क्या था? टिप्पणी में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एम.एन. राय भारतीय राजनीति चिंतन के बहुआयामी विचारक थे। उन्होंने मार्क्सवाद, साम्यवाद और बाद में कट्टर मानवतावाद का दर्शन विकसित किया। प्रारंभ में राय साम्यवादी आंदोलन से जुड़े लेकिन बाद में उन्होंने इसे अधिनायकवादी मानते हुए आलोचना की। राय ने कहा कि समाज का वास्तविक विकास व्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्क और वैज्ञानिक सोच पर निर्भर करता है। कट्टर मानवतावाद के माध्यम से उन्होंने मानव केंद्रित नैतिकता, लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया। राजनीति में वे विकेंद्रीकरण, सहभागी और लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के समर्थक थे। वे धार्मिक कट्टरता, आत्मविश्वास और रूढ़ियों का विरोध करते थे। रूढ़ियों का क्या करते थे? विरोध करते थे, विचारक। राय का योगदान आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार को एक तर्कवादी और वैज्ञानिक दिशा प्रदान करना है। अब स्टूडेंट्स आपका लास्ट मोस्ट क्वेश्चन और टिप्पणी आता है आपका, उग्र मानवता। उग्र मानवता मनुष्य की स्वतंत्रता, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय
संघर्षशील मानवतावाद को दर्शाती है। यह विचार सामाजिक अन्याय, शोषण और दमन के खिलाफ दृढ़ प्रतिरोध की वकालत करता है। उग्र मानवता उग्र मानवता का मानना है कि केवल नैतिक उपदेश या शांत अपील से बदलाव नहीं आता, इसके लिए सक्रिय संघर्ष, संगठन और सामाजिक आंदोलन आवश्यक है। यह जाति भेद, लैंगिक अन्याय, आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। भारतीय संदर्भ में यह अवधारणा मानव गरिमा और सामाजिक समानता को सर्वोच्च मूल्य मानती है। इसका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। सो स्टूडेंट्स, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे सभी मैंने आपको बता दिया, और इनसे बाहर क्वेश्चन आएंगे नहीं। इनसे बाहर क्या भाई, आप 100 मार्क्स के करके आओगे ना, तो इतना मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना। जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है ना। देखिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊंगा। अभी लायक नहीं बना हूँ डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने का। सो आप लोग सपोर्ट कीजिए। एंड ये पीडीएफ जाइए टेलीग्राम में डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम में ये आपको पीडीएफ फ्री में मिल रहा है ना, फ्री में मैं दे रहा हूँ। देखिए, आप लोग फ्री कर दिया, मैं देख सकता हूँ। ये ऐसा पीडीएफ है कि जो देखते हैं समझ आएगा। इसमें तो प्राइस लेना चाहिए, मुझे पैसे लेना चाहिए, पेड रखना। सो मैं पेड नहीं, ये फ्री दे रहा हूँ। सो आप लोगों को ये महत्व को समझना होगा। एंड ये आप पे देखिए, पीडीएफ में क्या है, पासवर्ड लगा हुआ है स्टूडेंट्स। पीडीएफ में जो है कि हमारा सभी पीडीएफ में पासवर्ड लगा है इधर का। सो पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में आना होगा। इसलिए कि देखिए, आप पीडीएफ मुझसे ले रहे हैं भाई, मेहनत से पढ़ रहे हैं, मैंने मेहनत से बनाया, ले रहे हैं। और ये कौन स्टूडेंट है जो मेरे से पीडीएफ ले रहे हैं, तो मुझे जानना भी तो जरूरी है। ऐसे क्या होगा, आप पीडीएफ लेंगे, अपना पढ़ लेंगे, चल जाएंगे, हमको कुछ भी पता नहीं चलेगा कौन है नहीं है। सो मैं जानना चाहता हूँ कौन मेरे वीडियो को देखते हैं, कौन पढ़ते हैं मुझसे, तो उनसे मिलना चाहता हूँ। सो इंस्टा में इसका पासवर्ड मिलता है, और वो प्रेम से मांगना पड़ता है। प्रेम से मांगेंगे तभी आपको ये पासवर्ड मिलेगा। सो आप पीडीएफ पासवर्ड टेलीग्राम में नहीं मिलेगा, आपको इंस्टा मिलेगा। इंस्टा में मांगिए प्रेम से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइएगा आपका कौन सा कोड नेक्स्ट बनाओ। इंस्टा बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। बेस्ट ऑफ लक।